हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। बिल्कुल पेपर वाला प्रश्न होगा प्यारे साथियों, वही टाइप को हम पढ़ने वाले आज की क्लास में जो पेपर में आएगा। क्या वही टाइप को हम लोग पढ़ने वाले हैं जो पेपर में आएगा। तो पूरा वीडियो को जरूर देखेंगे प्यारे साथियों, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, अगर ये क्लास पूरा आप देख लेते हो प्यारे साथियों, तो कमजोर से कमजोर बच्चा भी होगा जो 80 प्लस ला सकता है। क्या 80 प्लस ला सकता है। ठीक है, अगर ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे साथियों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, क्या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा जब भी हमारा क्लास होगा प्यारे साथियों तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो बिना समय के भाई चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं किस टाइप का हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। देखिए प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमने उठाया है पहला चैप्टर से। ठीक है, देखिए कहता है दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। बताना है आपको दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। आइए बनाते हैं। ठीक है, दो लगातार, कोई भी लगातार संख्या ले लीजिए। मान लीजिए हम 2 और 3 लिए। ठीक है, 2 और 3 लिए तो इसका मौसा हमें निकालना है। ठीक है, तो मौसा कैसे निकलेगा, पहले तो 2 का गुणनखंड कर लीजिए। 2 का गुणनखंड 2 गुने 1 लिख सकते हैं बिल्कुल, और 3 का गुणनखंड को क्या लिख सकते हैं, 3 गुने 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब मौसा क्या होगा प्यारे साथियों, मौसा क्या होता है जो दोनों में कॉमन दिखे। ठीक है, जो दोनों में कॉमन दिखे। तो देखिए तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है प्यारे साथियों, तो दोनों में कॉमन 1 दिख रहा होगा। आपको क्या दिख रहा होगा, 1 दिख रहा होगा। मौसा हमारा क्या हो जाएगा, मौसा हमारा 1 हो जाएगा, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, जो कि बी नंबर ऑप्शन में है। अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो आप बना के आओगे कि नहीं बना के आओगे। अगर बना के आओगे प्यारे साथियों तो कमेंट में लिखिए यस। ठीक है, हम बना के आएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। 2 नंबर कहता है, 2 नंबर देखिए, बिंदु -3 -5 किस पाद में है। बिंदु -3 -5 किस पाद में है। इस तरह का प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो अच्छे से बनाना सीख जाइए। देखिए अगर हमें पूछ दिया जाएगा कोई भी बिंदु किस पाद में है, कैसे पता लगाना है, तो प्यार साथियों यहाँ देखिएगा, ये होता है चतुर्थांश। क्या होता है, चतुर्थांश। ठीक है, प्रथम पाद में दोनों संख्या प्लस में होती है। ठीक है, प्रथम पाद में दोनों संख्या प्लस में होती है। दूसरे पाद में पहली संख्या माइनस और दूसरी संख्या प्लस में होती है। ठीक है, दूसरी पाद में। ठीक है, और तीसरी पाद में दोनों संख्या माइनस में होती है। ठीक है, तीसरी पाद में दोनों संख्या माइनस में होती है। और चौथी पाद में पहली संख्या प्लस और दूसरी संख्या माइनस में होती है। ठीक है, चौथी पाद में पहली संख्या प्लस और दूसरी संख्या माइनस में होती है। अब बताइए ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो कहेगा सर ये हमसे नहीं बनेगा, हमसे नहीं बनेगा। अब तो कहेगा सर हमसे बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। बताइए दोनों संख्या माइनस में है, दोनों संख्या माइनस, देखिए तो दोनों संख्या माइनस तीसरा पाद में होता है। कौन पाद में, तीसरा पाद में, यानी तृतीय पाद। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो बनाओगे कि नहीं बनाओगे, बनाओगे तो लिखो यस, लिखो यस। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और इस प्रश्न को भी अच्छे से सॉल्व करना सीख जाइए प्यारे साथियों, क्योंकि इसी टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहता है यदि x² + 5x + 8 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, इसे सॉल्व करना अच्छे से सीख जाइए ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए बहुपद हमें दिया गया है x² + 5x + 8, ये बहुपद दिया गया है। हमें कहा गया है अल्फा तथा बीटा इसके शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है प्यारे साथियों, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसका सूत्र क्या होता है प्यारे साथियों, इसका सूत्र होता है -b/a, -b/a। अब देखिए -b कितना होगा, a कितना होगा, आइए पता लगाते हैं प्यारे साथियों। x² का जो गुणांक होता है उसको हम कहते हैं a, x² का जो गुणांक होता है ना उसको कहते हैं 1। तो यहाँ देखिए x का गुणांक कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया प्यारे साथियों, a का मान 1 हो गया। और b क्या होता है प्यारे साथियों, b होता है x का गुणांक। ठीक है, b होता है x का गुणांक, तो b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ठीक है, अब c क्या होता है, c होता है बिना x वाला। ठीक है, बिना x वाला को c कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ फार्मूला में कहता है -b/a, तो b का मान कितना है, b का मान 5 है। ठीक है, तो फार्मूला में पहले से माइनस तो माइनस लगा दीजिए, b का मान 5 है तो 5 लिख दीजिए। अब कहता है a बराबर कितना है, a बराबर देखिए तो 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब भाग दीजिएगा प्यारे साथियों, आ जाएगा -5, कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, और एक और प्रश्न पूछ दिया जाएगा प्यारे साथियों, अल्फा इंटू बीटा, क्या अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है, c/a होता है। c का मान कितना है, c का मान देखिए 8 है तो 8 लिख देते हैं। ठीक है, a का मान कितना है, a का मान 1 है तो 1 लिख देते हैं। अब भाग
दीजिएगा तो 8 आएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा तो आप लोग बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? अगर बनाइएगा तो लिखिए यस, ठीक है, कमेंट में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए चौथा नंबर कहता है दो संख्या का गुणनफल 86 70 है तो उसका मौसम 17 है। ठीक है, तो लौसक क्या होगा? इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी रहेगा। ठीक है, भले ही डिजिट चेंज हो जाएगा, भले ही अंक क्यों ना चेंज हो जाए, लेकिन टाइप यही पूछा जाएगा प्यारे साथियों। तो इसे अच्छे से सॉल्व करना सीख जाइए। कहता है दो संख्या का गुणनफल 86 और 70 है तो उसका मौसम 17 है तो लौसक क्या होगा? तो प्यारे साथियों एक फॉर्मूला यहाँ पर होता है, पहली संख्या क्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लौसा, क्या बराबर लौसा गुने मौसा, बराबर लौसा गुने मौसा। प्यार साथियों क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल 86 और 70 है तो पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल दिया गया है, कितना दिया गया है, 86 और 70 दिया गया है। ठीक है, बराबर लिख दीजिए। ठीक है, लौसा का मान निकालना है तो लौसा को लौसा लिख दीजिए प्यार साथियों, और मौसा बराबर कितना है, मौसा बराबर 17 है। अब देखिए ये गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा तो 86 और 70 अब बट्टे में 17 बराबर लौसा, बराबर लौसा। ठीक है, इसको काटिए प्यार साथियों, 17 पाँचे 85, एक बच जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, जीरो बचेगा तो जीरो लिख दीजिए। तो लौसा का मान कितना आ गया प्यार साथियों, लौसा का मान आ गया 510। कितना आ गया, 510 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, अब चलते हैं प्यार साथियों अगले टाइप की क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला टाइप आपके सामने है। देखिए ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी टैब में डाला था और 75% स्टूडेंट जो थे इसका गलत आंसर दिए थे। बताइए इतना आसान क्वेश्चन को इतना सारे विद्यार्थी गलत किए थे तो बताइए 100 में 100 कैसे आएगा? बताइए 100 में 100 कैसे आएगा? ऐसे गलती करने से देखिए इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। कहा गया है क्वेश्चन में दो अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा? दो अभाज्य संख्याओं का मौसक क्या होगा? 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा या कोई नहीं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं प्यार से। देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा कोई संख्या से भाग नहीं लगे। क्या? वैसा संख्या जिसमें स्वयं और 1 के अलावा कोई दूसरा संख्या से भाग नहीं लगे, उसी को हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, तो मान लीजिए दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, पहला अभाज्य संख्या 3 ले लीजिए और दूसरा 5 ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी आप कोई भी ले सकते हैं, इसका मौसम हमें निकालना है। ठीक है, मौसम निकालने के लिए पहले गुणनखंड लिखना पड़ता है। तो 3 का गुणनखंड क्या होगा? 3 गुने 1 हो जाएगा, 3 गुने 1 हो जाएगा। और 5 का गुणनखंड क्या होगा? 5 गुने 1 होगा। ठीक है, अब मौसम क्या होता है? मौसम होता है दोनों में कॉमन। अब प्यार से तो बताइए दोनों में कॉमन क्या है? तो दोनों में कहेंगे सर कॉमन 1 है। क्या है? कॉमन 1 है। तो मौसम भी हमारा कितना होगा? मौसम भी हमारा 1 हो जाएगा। क्या होगा? मौसम भी हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? ऑप्शन में बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ इतना आसान क्वेश्चन को आप इतने सारे विद्यार्थी गलती किए थे, ऐसे में आ जाएगा 100 में 100? नहीं आएगा प्यार से। तो अब बताओ अब गलती होगा? अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया सेम टू सेम तो गलती होगा? नहीं होगा। तो लिखिए सर नहीं होगा, अब गलती आप बना देंगे। ठीक है, कमेंट में लिखिए नहीं होगा सर, अब हम बना देंगे। अब देखिए प्यार साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 6 नंबर देखिएगा। 6 नंबर कहता है समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 है? कौन सा पद 88 है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है प्यार साथियों, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए अच्छे से सॉल्व करना सीख लेते हैं। देखिए a का मान कितना दिया गया है? a का मान 1 दिया गया है। ठीक है, a2 का मान कितना दिया गया है? a2 का मान 4 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से d निकालेंगे। d कैसे निकलेगा? a2 माइनस a1। ठीक है, a2 माइनस a1। ठीक है, a2 का मान 4 है तो 4 लिख दीजिए, a1 का मान 1 है तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब घटाइएगा तो 3 आएगा। d का मान कितना निकला? d का मान 3 निकला। ठीक है, अब कहता है हमें कौन सा पद यानी n का मान निकालना है। n बराबर वाट। अब देखिए प्यारे साथियों an का मान हमें दिया गया है। ठीक है, an का मान हमें दिया गया है। ठीक है, an का मान हमें दिया गया है 88 दिया गया है। अब यहाँ से हम an का फॉर्मूला लगाएंगे और n का मान निकालेंगे। ठीक है, n का मान निकालेंगे हम। an बराबर फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, an का मान हमें 88 दिया गया है तो 88 लिख लेते हैं। a का मान देखिए तो 1 दिया गया है तो 1 लिख लेते हैं। अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान दिया गया है 3 तो 3 लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 इधर घट जाएगा तो 88 में से 1 गया तो प्यारे से तो 87। कितना होगा? 87 होगा बराबर n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, अब प्यारे से 3 से ये कट जाएगा तो कितना होगा? 29 होगा। प्यारे से तो कितना होगा? 29 होगा। अब देखिए प्यारे साथियों क्या होगा? 29
29 बराबर n-1, तो n का मान कितना निकल जाएगा, n का मान निकल, इधर देखिए -1 है, इधर आ गया तो प्लस में होगा, तो n का मान 30 हो जाएगा, n का मान 30 हो जाएगा। बताइए ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। अब बना लोगे? अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे ना? बिल्कुल बना लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, कहता है समांतर श्रेणी 10 7 4 ... का 30वां पद बराबर है किसके बराबर, यानी हमें 30वां पद निकालना है। ठीक है, तो दिया गया है, क्या दिया गया है, ए दिया गया है। ठीक है, प्रथम पद दिया गया है, प्रथम पद कितना है 10 है, तो 10 लिख लेते हैं। अब देखिए डी की यानी सार्वंतर कितना दिया गया है, सार्वंतर कैसे निकालता है प्यार से, तो a2 - a1। ठीक है, a2 का मान देखिए तो 7 दिया गया है और a1 का मान 10 दिया गया है, तो d कितना निकला प्यार से, d हमारा निकला 3 -3 निकला। ठीक है, -3 निकला। अब देखिए तो 30वां पद यानी n का मान दिया गया है, n का मान 30 दिया गया है, यानी 30वां पद निकालना है, तो a 30 का मान हमें निकालना है, a 30 का मान निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो प्यार सा तो कैसे निकलेगा, अगर प्यार सा तो हमें nवां पद निकालना रहता है, nवां पद निकालना रहता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 इंटू डी, a + n-1 इंटू डी। इसका मतलब अगर हमें 30वां पद निकालना रहेगा प्यास, 30वां पद निकालना रहेगा तो 30 में से 1 घटा कर डी से गुना करेंगे, तो वही फॉर्मूला लिख डायरेक्ट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, a 30 बराबर क्या लिखेंगे, a प्लस हम 29 डी लिखेंगे। ठीक है, 29 डी लिखेंगे, a घटा करके d से गुना कर दिए। ठीक है, a का मान कितना है, a का मान है 10। ठीक है, अब प्लस 29 गुने d का मान कितना है, d का मान -3 है, तो -3 से गुना कर देंगे। ठीक है, 10 प्लस 29 दिया कितना होगा 87, अब माइनस है तो -87 हो जाएगा, -87। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा -77 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप लोग बना देंगे कि नहीं बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने है, कहता है एपी का सामान्य पद 3n+5 है तो सार्वंतर होगा। प्यारे साथियों हमें एपी का सामान्य पद दिया गया है, इससे निकालना हमें सर्वांतर। अब प्यारे साथियों सर्वांतर कैसे निकलेगा, तो आप कहेंगे सर सर्वांतर निकालता है दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, लेकिन यहाँ तो हमारा पहला पद न मालूम है न दूसरा पद मालूम है, तो कैसे निकलेगा। तो प्यास तो पहले हमें पहला पद निकालना है, दूसरा पद भी निकालना है और फिर घटा देना है, आ जाएगा हमारा सर्वांतर। अब देखिए पहला पद कैसे निकलेगा प्यारे साथियों, अगर n के जगह 1 रखते हैं तो पहला पद निकलेगा। ठीक है, अगर n के मान 2 रखते हैं तो दूसरा पद निकल जाएगा। तो देखिए अगर लिखिए n बराबर 1 रखने पर, ठीक है, n बराबर 1 रखने पर, अगर n बराबर 1 रखेंगे प्यारे साथियों तो क्या निकलेगा, 3 × 1 + 5 बराबर क्या हो जाएगा, 3 + 5 बराबर कितना 8। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा a1 हो गया। ठीक है, अब n बराबर 2 रखते हैं, n बराबर 2 रखते हैं, 2 रखने पर n बराबर प्यास तो अगर 2 रखेंगे तो 3 × 2 + 5 हो जाएगा और 6 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ये हो गया हमारा a2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक और पद निकाल लेते हैं। ठीक है, n बराबर 3 रखते हैं, n बराबर 3 रखें प्यास तो कितना होगा 3 × 3 अब +5 बराबर 9 + 5 बराबर कितना होगा 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा a3 हो गया। अब d कैसे निकलेगा प्यास, तो ये तीनों का अंतर समान होना चाहिए, तो समझेंगे d हमारा ठीक है। ठीक है, अब देखिए पहला पद दूसरा पद का अंतर कितना है, 3 का अंतर है। अब देखिए दूसरा पद और तीसरा पद का अंतर कितना है, तो 3 है प्यारे साथियों, तो अंतर हमारा बराबर, यानी d बराबर हमारा कितना हो जाएगा, d बराबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बना देंगे कि नहीं बना देंगे, बिल्कुल बना देंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, कहता है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उसके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। प्यारे दोस्तों काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे दोस्तों, और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में भी रहेगा, 100% रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसी अच्छे से सॉल्व करना सीख जाइए। कहा गया है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे साथियों मान लीजिए पहला त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी है। ठीक है, दूसरा त्रिभुज है प्यारे साथियों डी ई एफ है। अब इसके भुजा का अनुपात दिया गया है, इसके भुजा का अनुपात देखिए तो 4:9 दिया गया है। ठीक है, 4:9 दिया गया है। ठीक है, 4:9 दिया गया है। तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो प्यारे साथियों एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बट एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ
बराबर क्या होता है प्यारे साथियों, बराबर होता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, मान लीजिए त्रिभुज ABC में भुजा AB लिए और DEF में DE लिए, ठीक है, बट्टे DE लिए, तो इसके वर्गों के बराबर होगा क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, अब मान बैठा दीजिए प्यारे साथियों, AB का मान कितना, AB का मान 4 है और DE का मान 9 है, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, 4 का वर्ग करेंगे प्यारे साथियों तो 16 और 9 का वर्ग करेंगे तो 81, तो हमारा अनुपात क्या आ जाएगा, 16:81 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। अब बताइए इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग गलती करोगे, नहीं करोगे? तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और हाँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यार साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी क्लास हो प्यार साथियों तो उसका और नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब देखिए 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही शानदार प्रश्न प्यार साथियों, और इस तरह का हलवा क्वेश्चन भी बच्चा गलती कर बैठता है, तो आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, कहता है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है प्यार साथियों, तो बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? तो मूल बिंदु क्या होता है, तो प्यार साथियों देखिए ये होता है चतुर्थांश। अब मूल बिंदु हम इसको कहेंगे, ठीक है, जहां दो रेखा एक दूसरे को काटेगा उसी बिंदु को हम कहेंगे मूल बिंदु। ठीक है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होगा प्यार साथियों 0 0 होगा। कितना होगा, 0 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, 0 0 होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है बिंदु XY की दूरी मूल बिंदु से है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यार साथियों, तो हर एक साल ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसे अच्छे से बनाना सीख जाइए प्यार साथियों। कहता है बिंदु XY की दूरी मूल बिंदु से है, तो प्यार साथियों एक बिंदु तो हमारा XY हो गया और एक बिंदु प्यार साथियों हमारा मूल बिंदु हो गया। अब देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दूरी सूत्र होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। जी बिल्कुल यही होता है। अब देखिए x2 क्या होता है, x2 होता है दूसरा बिंदु का x निर्देशांक। ठीक है, तो दूसरा बिंदु का देखिए तो x निर्देशांक कितना है, तो कहेंगे 0 है सर, तो 0 लिख लीजिए। ठीक है, माइनस x1 क्या होता है, x1 होता है पहला बिंदु का x निर्देशांक। ठीक है, तो क्या है, x है तो x लिख लीजिए। ठीक है, उसका वर्ग है तो वर्ग कर लीजिए, अब प्लस दे दीजिए। अब देखिए y2 क्या होता है, y2 होता है दूसरा बिंदु का y निर्देशांक, तो क्या दिया गया है, 0 दिया गया है तो 0 लिख लीजिए। y1 क्या होता है पहला बिंदु का y निर्देशांक, तो y दिया गया है तो y लिख लीजिए माइनस लगा के, और इसका वर्ग कर दीजिए प्यारे साथियों। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे प्यारे साथियों, तो आएगा x² प्लस y² आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x² प्लस y² आ जाएगा। देखिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है √(x² प्लस y², यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। बताइए इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ के नहीं आओगे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है कार्तीय तल में किसी बिंदु 4 - 5 के कोटि का मान होगा। प्यास तो यही प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, भले ही अंक चेंज हो लेकिन ये प्रश्न रहेगा तो रहेगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूं। तो आपको अच्छे से सीख लेना है कि किस तरह बनाना है इस प्रश्न को। तो देखिए प्यास तो कोटि पूछ रहा है, तो कोटि क्या होता है, कोटि होता है y का मान। क्या होता है, y का मान को कोटि कहेंगे और भुज कहेंगे x का मान को। ठीक है, तो y का मान क्या होता है, ये होता है x, ये होता है y, तो y का मान कितना है, y का मान -5 है, तो कोटि का मान कितना होगा, कोटि का मान भी -5 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब बताओ किसी को गलती होगा इस तरह के प्रश्न में, अगर पूछ दिया जाएगा भुज का मान कितना होगा, तो भुज का मान कितना होगा पैसे, तो भुज का मान होता है x का मान। ठीक है, x का मान देखो तो x का निर्देशांक कितना है, 4 है, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह के प्रश्न में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बढ़ते हैं पैसे तो अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, और बताइए दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को कहते हैं, क्या कहते हैं, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, तो प्यासा तो मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, काफी आसान प्रश्न था और इसी तरह का आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है और फटाफट इसका आंसर दीजिए। तो प्यासा तो कहता है 1 - tan² थीटा का मान कितना होगा, मान क्या है, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको इस तरह का प्रश्न छोड़ना नहीं है। फॉर्मूला सारा फॉर्मूला याद करके जाइएगा प्यासा, तो सारा फॉर्मूला वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहां से जाकर देख लीजिएगा प्यारे साथियों। फिलहाल यहाँ पर आंसर बता दीजिए 1 + tan² थीटा का मान क्या होगा। तो प्यासा तो एक सूत्र होता है, क्या होता है, बिल्कुल ध्यान दीजिए, यहाँ पर सूत्र होता है sec² थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है प्यार तो अगर माइनस टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देंगे तो क्या होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है अब देखिए ये दिया गया है क्वेश्चन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दिया गया है, तो ये किसके बराबर है, तो ये प्यार तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब बताओ किसी को दिक्कत होगा इस तरह का क्वेश्चन बनाने में, नहीं होगा प्यारे साथियों। तो चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है cos a बराबर 1/2 हो तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा और गारंटी के साथ पूछा जाएगा प्यारे साथियों। तो बता दीजिए इसका मान क्या होगा, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो प्यारे साथियों ध्यान से देखिएगा, cos ए का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 1/2 दिया गया है। तो पहले तो क्वेश्चन लिख लीजिए 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए का मान हमें निकालना है और cos ए का मान दिया गया है, तो लिख लीजिए 1 माइनस 2 cos ए का मान दिया गया है 1/2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए क्योंकि cos स्क्वायर है। ठीक है इसलिए हम स्क्वायर किए हैं। अब देखिए प्यासा तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको काटेगा पैसा तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है तो आ जाएगा 1 माइनस 1/2, इसको घटाइएगा पैसा तो 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है अब बताओ इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलती करोगे, नहीं करोगे। ठीक है चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। कहता है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान निम्न में से कौन है। काफी आसान क्वेश्चन है प्यासा तो काफी इंपॉर्टेंट भी है और इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो अच्छे से सॉल्व करना सीख जाए प्यार साथियों ताकि एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो प्यार साथियों। ठीक है तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। वो फॉर्मूला कौन है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। लेकिन कंडीशन है प्यार साथियों क्योंकि थीटा का मान बराबर है तभी 1 है। अब बीच में प्लस है, माइनस भी नहीं होना चाहिए। ठीक है थीटा बराबर होना चाहिए, माइनस भी नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए और स्क्वायर लगा होना चाहिए। तो देखिए कंडीशन इस पर अप्लाई हो रहा है। देखिए साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर है, थीटा का मान बराबर है, देखिए थीटा का मान भी बराबर है। ठीक है अब बीच में प्लस है तो प्लस है। ठीक है अब देखिए कॉस स्क्वायर इधर है इधर भी है, इसका मान क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला पर लागू हो गया। तो पता है इसका मान क्या होगा, इसका मान भी 1 होगा प्यार से। तो कितना होगा, 1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपको एग्जाम में गलती नहीं करना है अगर इस तरह का प्रश्न आ गया प्यार से। तो ठीक है अब देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा प्यार से। तो कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यार से, तो इसलिए हम इसमें लिए हैं। ठीक है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से, कहां से, बाह्य बिंदु से यानी बाहर से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो प्यार से तो ये हो गया आपका वृत्त, क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक है ये कोई बाहर बिंदु P है। अब कहता है इस पर वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। और स्पर्श रेखाएं क्या होती है, तो प्यार से तो जो रेखाएं वृत्त को टच करे, क्या, जो रेखाएं वृत्त को टच करे उसको हम स्पर्श रेखाएं कहते हैं। अब देखिए यहां से बिंदु से अगर स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचे प्यार साथियों तो एक इधर से खींचा जाएगा और एक इधर से खींचा जाएगा। अब बताइए इस बिंदु से और भी स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है तो बताइए किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है। तो आप कहेंगे सर 2, केवल 2 खींचा जा सकता है। आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, केवल 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है 2 ही स्पर्श रेखाएं खींचा जा सकता है। यहाँ पर ऑप्शन में ए भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी 2। ठीक है अब चलते हैं प्रश्न तो अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यदि P से केंद्र O की दूरी 25 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों,
पिछले वाला कॉन्सेप्ट पर है, ठीक है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले दिया गया है कोई वृत्त है, क्या दिया गया है, कोई वृत्त है, ठीक है। और कहता है किसी बिंदु से एक वृत्त पर, क्या, किसी बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसका लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर है। कितना है, 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है, कोई स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। ये मान लीजिए P है, ठीक है, ये O के केंद्र को O मान लीजिए, ठीक है। अब कहता है कि P से केंद्र O की दूरी 25 सेंटीमीटर है। ये O हो गया, केंद्र से P की बिंदु की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हमें निकालना है, ठीक है, ये त्रिज्या का मान निकालना है। इसको Q मान लीजिए। तो अब हमें OQ का मान निकाले, इसका मान 24 है। अब ऐसा देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर लागू हुआ, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे, तो कर्ण हमारा 25 हो जाएगा। तो 25 का स्क्वायर अब बराबर लंब कितना है, लंब ये हो जाएगा प्यारे साथियों, तो 24 का स्क्वायर, ठीक है, अब प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब प्यारे साथियों 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, अब बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको इधर घटा देंगे तो 625 माइनस 576 अब बराबर आधार का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। इसको घटाएंगे तो प्यारे साथियों 49 आएगा, अब बराबर आधार का स्क्वायर लिख देंगे। स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, उधर रूट चढ़ाएंगे तो आधार बराबर क्या हो जाएगा प्यास, तो आधार बराबर हो जाएगा √49 हो जाएगा। इसको बाहर निकालेंगे जब भी तो आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसका मतलब त्रिज्या का मान कितना निकला, 7 निकला, कितना, 7 निकला, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब बताओ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बनाओगे कि नहीं बनाओगे, जी बिल्कुल बनाओगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए तो 19 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कहता है देखिए 19 नंबर प्रश्न कहता है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न प्यारे साथियों, आइए इसे सॉल्व करते हैं। कहता है यदि 1 4 x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान निकालना है प्यारे साथियों। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे साथियों, और इसी प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में भी आता है, ठीक है। तो इसी अच्छे से सॉल्व करना सीख जाइए प्यारे साथियों। तो देखिए सॉल्व कैसे करना है, माध्य दिया गया है तो माध्य बराबर सूत्र होता है सभी प्रेक्षणों का कुल योग बट्टे सभी प्रेक्षणों की कुल संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो लिख दीजिए सभी प्रेक्षण क्या है, 1 है तो +4 + x + 5 + 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना संख्या है प्यारे साथियों, 1 2 3 4 5, कितना है तो 5 लिख दीजिए, बराबर इसका माध्य कितना दिया गया, माध्य 7 दिया गया तो 7 लिख दीजिए। अब क्या करना है, इसको उधर गुना कर देना है, ठीक है, इन सबको जोड़ लेना है। देखिए इसको जोड़िएगा तो 4 1 5 5 5 10 10 12 22 हो जाएगा। तो 22 + x बराबर कितना हो जाएगा, 7 5 इधर 35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए x बराबर यहाँ से कितना निकल गया, x बराबर निकल जाएगा 35 -22 आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना, x बराबर 35 में से 22 गया तो 13 आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान कितना निकला प्यासा, तो x का मान 13 निकला, कितना निकला, 13 निकला। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्यासा तो अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यार से प्रायिकता से, तो इसे सॉल्व करना अच्छे से सीख जाइए। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आने वाला है। तो आइए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाता है। कहता है किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। तो प्यार साथियों जब भी पासा को फेंकते हैं तो कौन कौन संख्या आ सकती है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। तो जब भी किसी पासा को फेंकेंगे तो कौन कौन संख्या आ सकती है प्यार साथियों, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है और 6 आ सकती है। ये 6 संख्या आ सकती है जब पासा को फेंकेंगे। अब कहता है इसमें सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए प्यार साथियों सम संख्या इसमें कौन कौन है, तो 2 है, 4 है और 6 है। ये 3 ही सम संख्या आ सकती है, ठीक है, जब पासा को फेंकेंगे। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो लिखिए, तो देखिए प्रायिकता होती है आने वाली संभावना बट्टे कुल संभावना। तो आने की संभावना कितनी है, सम संख्या आने की संभावना कितनी है पैसा, तो 3 है, तो लिखिए 3। अब बट्टे में क्या होगा, बट्टे में लिखना है कुल संभावना। कुल संभावना कितना है,
6 है तो 6 लिखिए। जब भी इसको काटेगा प्यार साथियों तो आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ठीक है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा प्यार साथियों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन था। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं प्यार साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी कॉल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास हो ना प्यार साथियों उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।